14 साल के बाद दिल्ली में ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें 11 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए और अभी तक ये आतंकियों के तार तलाशने की कोशिश की जा रही है। ये कौन सा डॉक्टर का मॉड्यूल है, ये कौन सा आतंकी संगठन है और इसके तार पुलवामा, अनंतनाग से होते हुए फरीदाबाद, सहारनपुर और फिर दिल्ली तक कैसे जुड़ते हैं। एफएसएल की टीम, एनएसजी की टीम लगातार इस पूरे साइट की जांच कर रही है। मिलिट्री की भी एक टीम, 4 सदस्यीय टीम इस वक्त इस धमाके की साइट की जांच कर रही है। इसी बीच अब से थोड़ी देर में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी डायरेक्टर तपन डेका, एनआईए के डीजी सदानंद वसंत दाते के अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा भी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री के आवास पर ये मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक खबर है। थोड़ी ही देर में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उनके आवास में ये बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी के डायरेक्टर शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए के डीजी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी अभय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, लगभग कुछ ही पलों बाद ये बड़ी बैठक शुरू होगी, कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक होगी जिसमें तमाम एजेंसीज जो कि कल शाम 7 बजे से इस ब्लास्ट के बाद से स्पॉट पर तफ्तीश कर रही हैं कि किस तरीके का ब्लास्ट है, कौन इसके पीछे हो सकता है, किस तरीके के केमिकल का या फिर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। इन तमाम चीजों की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को देंगे इस बैठक के अंदर। इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक में होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, साथ ही आईबी के डायरेक्टर जो है तपन डेका, डायरेक्टर ऑफ एनआईए के जो है सदानंद वसंत और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा वहां पर पहुंच चुके हैं। इस बैठक के अंदर शामिल होंगे और बताएंगे कि अब तक की तफ्तीश में मौके से क्या क्या सबूत जुटाए गए हैं और ये हमला किस ओर इशारा कर रहा है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं नलन प्रभात, वो वर्चुअली इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। कल शाम 7 बजे से 6:52 पर यह ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के 10 मिनट बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, उसके बाद एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम, सभी एजेंसीज जो है मौके पर पहुंची। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से तमाम सबूत जुटाए। इन जो अब तक जो सबूत जुटाए गए हैं उसमें किस निष्कर्ष पर हमारी एजेंसीज पहुंची हैं, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने इस ब्लास्ट के बाद यह जानकारी दी थी कि एक ब्लास्ट हुआ है सफेद रंग की i20 कार में। अब पता लग रहा है कि वो i20 कार जो है वो उमर मोहम्मद जो है वो चला रहा था। उसके जो पार्ट्स थे उनको भी डीएनए की जांच के लिए भेजा गया है। तो मौके से जो जो सबूत जुटाए गए, सीसीटीवी कैमरे में जो जो अब तक सामने आया है, इस ब्लास्ट के पीछे हमारी एजेंसीज को क्या मकसद लगता है, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चाहे एनआईए हो, आईबी हो, दिल्ली पुलिस की, चाहे स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, सारे पहलू, अब तक की जांच के सारे पॉइंट्स जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह को बताएंगे और उसमें ये तस्वीर पूरी तरीके से लगभग साफ अब तक हमारी एजेंसीज कर चुकी है कि इस हमले के पीछे इसका मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। फरीदाबाद का मॉड्यूल इस पूरे ब्लास्ट के पीछे अब तक समझ में आ रहा है। तो अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक शुरू होगी और सभी एजेंसीज के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अभय, आप बने रहिए, कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली ब्लास्ट पर बैठक करने वाले हैं, तो वहीं थोड़ी देर बाद दिल्ली ब्लास्ट पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की शुरुआती जांच रिपोर्ट भी आएगी और इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसी रिपोर्ट से यह साफ होगा कि इस ब्लास्ट के लिए किन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया था और उस इस्तेमाल के साथ इस विस्फोट को अंजाम दिया गया, लेकिन पूरी पिक्चर अभी क्लियर नहीं हो पाई है। एफएसएल की जब प्राइमरी रिपोर्ट आएगी उसी के बाद यह स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट का शक डॉक्टर उमर मोहम्मद पर है, जो आतंकियों को फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। माना यह जा रहा है कि डॉक्टर उमर ही उस कार को चला रहा था जिसमें लाल किले के पास विस्फोट हुआ। सीसीटीवी फुटेज भी उस पूरे एरिया के खंगाले गए हैं। उन फुटेजेस में भी यह सामने आया है कि जब गाड़ी लाल किले की तरफ एंट्री लेती है और एग्जिट करती है तो डॉक्टर उमर उसमें नजर आ रहा है। हालांकि जब
ब्लास्ट हुआ तो गाड़ी की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी, तो इस बात को लेकर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि धमाके के दौरान क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद उस गाड़ी में मौजूद था या नहीं। हालांकि ब्लास्ट साइट से जो भी अवशेष बरामद किए गए हैं उनकी भी जांच हो रही है और उन्हीं जांच के बाद स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा और कुछ कंक्लूजन पे आया जा सकेगा। लेकिन अब तक का जो पूरा अपडेट है वो आपको बता देते हैं। किसी भी पल हाई लेवल मीटिंग शुरू होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी के डायरेक्टर तपन डेका, एनआईए के डीजी सदानंद वसंत दत्ते के अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा शामिल होंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, इस धमाके के बाद से ही लगातार वो एक्टिव हैं। कल वो ब्लास्ट साइट पर पहुंचे थे, हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, पीड़ितों से मुलाकात की थी। इसी बीच फरीदाबाद की बात करना जरूरी है क्योंकि यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। गांव के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही ब्लास्ट के आरोपी के तार जुड़े हैं। हालांकि जब कल फरीदाबाद पुलिस यहां पर पहुंची थी तो इस यूनिवर्सिटी भी गई थी। मीनाक्षी मेरी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। मीनाक्षी, वहां किस तरह की तस्वीरें और हलचल आप देख रही हैं? ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त हम ब्लास्ट साइट पर मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं हलचल बहुत ज़्यादा है। ब्लास्ट साइट को पूरी तरह से कवर करके रखा गया है। एफएसएल की टीम यहां से जांच कर निकल चुकी है और जो शुरुआती रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल है और कुछ डेटोनेटर जैसी चीज़ें भी बरामद हुई हैं, जो अभी तक इनिशियल रिपोर्ट ये कह रही है। अभी तक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक मिलिट्री की 4 सदस्यीय टीम भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रही है और यहाँ पर वो जांच करने के लिए पहुंची है। मेट्रो स्टेशन की सिक्योरिटी क्योंकि सीआईएसएफ के हवाले होती है तो सीआईएसएफ वहां पर छानबीन कर रही है और ये पूरा एरिया जो है वो पूरा कॉर्डन ऑफ कर रखा है ब्लास्ट साइट का। इसके अलावा रेड फोर्ट अगले 3 दिन तक आम विजिटर्स के लिए पूरी तरह से बंद किया गया है। जहां तक बात की जाए मीटिंग्स की, तो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है जिसमें आईबी चीफ, एनआईए चीफ, एनएसडी चीफ की मौजूदगी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर डीजीपी की वर्चुअली इस मीटिंग में मौजूदगी है और दिल्ली सीपी भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। इस ब्लास्ट से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर और सिक्योरिटी से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद की पुलिस इस वक्त ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रही है। फरीदाबाद में इस वक्त सघन तलाशी अभियान चल रहा है जो कि 2 गांव यानी कि फतेहपुर तगा गांव में एक सर्च चल रहा है, दूसरा सर्च अल फलाह कॉलेज में चल रहा है। उसके अलावा धौज गांव में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये वो इलाके हैं जहां से बड़ी रिकवरी हुई है। 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जहां से बरामद किया गया। चांदनी चौक में इतना भयानक धमाका इससे पहले कभी नहीं हुआ था और ये धमाका इतना ज़बरदस्त था कि पूरी दिल्ली थर्रा उठी थी। अब तक 11 लोगों की इस धमाके में जान जा चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो वहाँ पर चश्मदीद थे उन्होंने क्या देखा, जो इस घटना में घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या आप बीती है, पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी अनामिका गौड़। किले में जब हादसा हुआ तो इसकी चपेट में कई लोग आए। हमारे साथ वो घायल मौजूद हैं जो इस ब्लास्ट का शिकार हुए, जिन्हें चोट भी आई है। अभी एलएनजेपी अस्पताल से बाहर निकले हैं, इनके हाथ पे पट्टी हुई है। भैया क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, आपके मैं देख रही हूँ कि आप चोटिल हुए हैं, कल आप मौजूद थे वहाँ पे? हाँ, वहीं मौजूद था। जब मैं क्या हुआ था, अगर आप हमें सिलसिलेवार तरीके से बता सकें। जैसे और दिनों जैसे होता है, चहल पहल चलती रहती है और हम भी वहाँ खड़े थे। एक ब्लास्ट हुआ, पता नहीं किसी का आवाज़ थी, वो आवाज़ बहुत तेज़ थी, वो हमें चोटें आई। उसके बाद जो मैं चला गया डॉक्टर के पास। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो ब्लास्ट कहाँ पे हुआ और उस समय आप कहाँ खड़े थे? जहाँ मैं खड़ा था उसके 10 कदम के दूरी पे हुई है ब्लास्ट ये, और ये समझ नहीं आया क्या फटा है। समझ नहीं आया? नहीं जी, समझ में नहीं आया हमें कैसे क्या चोट फटा है। लगी? आप पे क्या आया उछल के? हमें तो गाड़ी का टुकड़ा आया जी, बस गाड़ियों का जो टुकड़े होते हैं वो आई है और हमारे हाथों में चोट लगी है। गाड़ी का टुकड़ा तो वहाँ फैले पड़े थे कई सारे। अब ये नहीं समझ में आया क्या लगा इसके अंदर। गाड़ी का टुकड़ा दोनों हाथों में आपकी चोट आई है? हाँ जी, पूरी हाथों में, दोनों में चोट आई है और यहाँ जो है हमारा इलाज नहीं हो पा रहा। जो ब्लास्ट हुआ था वो कितनी तेज हुआ था, क्योंकि आपने क्या वहाँ आग लगते हुए भी देखी थी? क्या क्या आपने देखा था? काफ़ी तेज़ी थी
आवाज़ में काफ़ी तेज़ थी और ब्लास्ट जो है बहुत तेज़ आवाज़ में हुई है। आगे तो लगी है। राम प्रसाद हैं जो छोले कुलचे की दुकान लाल किले के उसी गेट के पास लगाते हैं जहां पे कल देर रात शाम को ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट वाली जगह से कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन ये भी चोटिल हुए हैं। इनके ऊपर जो कांच जो कार है उसके शीशे टूटे और वो कांच इनके हाथों पे जाके लगा और इनके दोनों हाथ यहाँ पे चोटिल हो गए, लेकिन ये उस ब्लास्ट में उसके बाद सही सलामत बच गए और फिर उसके बाद ये वहाँ से अपनी घर की तरफ। भैया आप भी उधर थे उस समय ब्लास्ट के समय पे? जी जी जी, हम शुक्र है कि हम नीचे में हम झुके हुए थे उस टाइम, गाड़ी अपना पानी की गाड़ी बढ़ा रहे थे, हम झुके हुए थे, इस वजह से वो जो ब्लास्ट हुआ वो कार का बॉडी का चिथरा उड़ गया, वो सीधा आके लगा, मेरा गिलास बोतल सब गिर गया, लेकिन परमात्मा का इतना शुक्र है कि हम कैसे बच गए। आप वहाँ पे पानी बेचते हैं? जी जी, 2 रुपये गिलास हम पानी बेचते हैं। जब मेट्रो नहीं बना था उससे 2 साल पहले से बेच रहे हैं। आपसे दोबारा से ये समझना चाहूंगी कि कब ब्लास्ट हुआ और कैसे ब्लास्ट हुआ और उसके बाद? उस टाइम 6:45 का लमसम टाइम था, हम तो घड़ी नहीं देख पाए, हम बेहोश हो गए। सिर्फ हम इतना देखे कि 2 आदमी घायल तड़प रहा था और मैं कंडीशन में था नहीं जो उसको बचाता, मैं भी गिर गया था। आपसे कितनी दूरी पर वो गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ? 10 कदम 10 कदम अंदर, 10 कदम का अंदर ही रहा। पहली झलक जो आपको याद हो बेहोश होने से पहले? बेहोश होने से पहले आवाज जो आया और ब्लास्ट जो हुआ वो पेड़ तेड़ उड़ गए, हमारा गिलास उड़ गए, हम भी गिर गए। उसके बाद 2 मिनट के बाद जस्ट मैं अपने खड़ा हुआ तो इतना ही देखा कि 2 आदमी तड़प रहा है। उधर से प्रशासन आए, सबको भगाने लगे, भागो भागो भागो, हो सकता है दूसरा भी ब्लास्ट होगा। हम लोग भाग के गए तो प्राइवेट में ट्रीटमेंट कराए। क्या आपके पास आया ये अब ये नहीं बता सकते हैं कि बॉडी उड़ा, हम गिरे, अब बेहोश हो गया, अब किसका लगा ये नहीं हम बता सकते। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इतना आपको तेज धमाका था कि धुआं हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद प्रशासन आए तो हम लोग को बोला जल्दी भागो जल्दी भागो। कितनी चोट लगी बता? हाथ में चोट लगी है, सिर पे चोट लगी है? सिर पे चोट है, ये दाढ़ी में चोट है और यहाँ ज़्यादा है, ये मांस फट गया है, उसकी वजह से हड्डी भी दिखाई देता है, हड्डी दिखाई देता है। आपने सुना जो वहां पर उस घटना स्थल पर मौजूद थे, वो खुद अपनी आप बीती बता रहे हैं कितना जबरदस्त ये धमाका था कि कुछ पल के लिए वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। उसके बाद जब उन्हें होश आया तो फटाफट वहां से उन्होंने भागने की और अपनी जान बचाने की कोशिश की। इस वक्त जो ब्लास्ट साइट है, एनएसजी की टीम यहाँ पर जांच कर रही है और पूरी जांच जो है वो एनआईए के सुपुर्द कर दी गई है, क्योंकि अभी तक इस मामले की जांच शुरुआती तौर पर दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन अब इस मामले की जांच एनआईए के सुपुर्द कर दी गई है। आपको बता दें एफएसएल की टीम यहां से सबूत जुटाकर जा चुकी है। एनएफजी की टीम यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अभी भी यहां पर छानबीन कर रहे हैं। उनके साथ एक डॉग स्क्वाड भी मौजूद है जो यहां से सबूत जुटा रहा है किस तरीके का धमाका था, किस तरीके के एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया, कितने लोगों की मौजूदगी यहां पर उस वक्त थी, कितना नुकसान पहुंचा है और क्या जो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से रिकवर किया गया वो ये वही अमोनियम नाइट्रेट है या उसी किस्म का अमोनियम नाइट्रेट है जो यहाँ से भी ब्लास्ट में रिकवर हुआ है, या ये सबूत तमाम जुटाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी अभय पराशर भी जुड़े हुए हैं। अभय, जांच अपनी जगह है और सवाल अपनी जगह है। सवाल ये कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली एनसीआर में आया कैसे? फरीदाबाद में इतनी बड़ी रिकवरी हुई लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि जांच जो है वो फरीदाबाद में भी चल रही है और फरीदाबाद के अलावा जहां जहां पर कनेक्शन मिल रहा है, चाहे वो उमर मोहम्मद की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो या फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में इतनी बड़ी क्वांटिटी में पकड़ा गया। इसको लेकर जो इनपुट्स लगातार फरीदाबाद पुलिस को और दिल्ली पुलिस को मिल रहे थे, उसके बाद इस रैकेट का भांडाफोड़ किया गया और इतनी बड़ी रिकवरी की गई। लेकिन उसमें एक शख्स जो था उमर, वो फरार था और वो इसी लाल किले की पार्किंग इलाके में पहुंच गया और अपने साथ गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट लेकर वो ट्रैवल कर रहा था। तो ये बेहद हैरान कर देने वाली बात है, सवाल है। और अभी की अगर आप बात करेंगे, ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, अभी यहां से स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रविंदर यादव जो हैं वो अभी यहां पर पहुंचे और तमाम अधिकारी यहां पर अंदर पहुंच रहे हैं जो कि जांच कर रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि लाल किला जो है वो सोमवार को बंद रहता है मीनाक्षी,
सोमवार को जब लाल किला बंद रहता है आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक, तो उसके बाद लाल किले की ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग आखिरकार कैसे खुली हुई थी? इस पार्किंग में जब लाल किला बंद था तो पार्किंग के अंदर गाड़ी ये कैसे पहुंची? बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि फिलहाल हमारी एजेंसीज का फोकस है कि किसी तरीके से सब हीला हवाली है, भगवान भरोसे क्या लोगों की सुरक्षा है, ये सवाल पैदा करती है कि अगर पार्किंग बंद थी तो अगर पार्किंग बंद होनी चाहिए थी तो फिर वो खुली कैसे, खुली गाड़ी अंदर आई कैसे, गाड़ी की चेकिंग हुई क्यों नहीं, कितने स्तर पर लापरवाही है, इस पूरी घटना से ये भी समझ में आता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, I-20 कार जिसमें ये धमाका हुआ, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। I-20 ये कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर हुई है और बदरपुर बॉर्डर से जो सीसीटीवी तस्वीरें मिली हैं, जो इनपुट मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग 8:04 पर I-20 कार ने बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री ली है और दिल्ली के कई चक्कर इस कार ने लगाए हैं और फिर कहीं जाकर ये लाल किला तक पहुंची है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार सोनू दे रहे हैं। कुमार, 8:04 पर एक कार बदरपुर से दिल्ली एंटर करती है और उसके बाद दिल्ली के कई चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये है कि ये अपने साथ एक्सप्लोजिव लेकर दिल्ली एंटर हुई है और कई चक्कर लगाने के बाद फिर पार्किंग में पहुंची और फिर ये धमाका घटित हुआ। कुमार, आपके पास और क्या डिटेल इससे जुड़ी हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि I-20 कार जो है वो 10 नवंबर को सुबह 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर से जो है दिल्ली में एंट्री हुई थी। उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में चक्कर लगाते हुए लाल किले के पास पहुंची थी। दूसरी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम जो है वो धमाके वाली जगह पर पहुंची है। जी हाँ, ये एसीपी रैंक की अधिकारी हैं, एक महिला अधिकारी शाहिदा परवीन, वो पहुंची हैं, सीआईडी से ताल्लुक रखती हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी से में पोस्टेड हैं। उनकी एक टीम जो है वो धमाके वाली जगह पर पहुंची है। आपको बता दें कि जो धमाका हुआ है, वो जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, उसके तार जो हैं वो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, वही एक टीम जो है वो इस वक्त धमाके वाली जगह पर पहुंची है ताकि दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेट किया जा सके। हमने सबसे पहले खबर चलाई थी कि दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साधा है पूरे फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को लेकर और अब जो है फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जो पुलिस जांच कर रही है, वही उसी की एक टीम जो है वो इस वक्त इस स्पॉट पर पहुंची। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये जो टेंट लगा हुआ है, ये पूरा स्पॉट को कवर किया गया है और ये जो छोटी सी विंडो आप टेंट में देख रहे हैं, इसी के रास्ते से जो है स्पॉट पर गई है जम्मू कश्मीर पुलिस और फिलहाल पूरी इन्वेस्टिगेशन को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल जो है यहाँ पर भी हुआ, क्या वाकई में टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं इस पूरे ब्लास्ट के लिंक। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर से I-20 कार एंटर होती है दिल्ली के और उसके बाद दिल्ली में एंटर करने के बाद कई इलाकों में चक्कर लगाती है, लाल किले पहुंचता है वो गाड़ी लेकर ड्राइवर और उसके बाद ब्लास्ट होता है और अब जेके पुलिस भी और उसके बाद फिर ये धमाके की पूरी ये जो सीक्वेंस है वो आपने एस्टैब्लिश की है, क्योंकि अभी तक जितनी भी जानकारी मिल रही थी उसमें ये नई इनपुट है। अभी तक हमें ये पता था कि 3:18 पर ये पार्किंग तक पहुंचती है गाड़ी, यानी कि ये लाल किले के पीछे सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में ये गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये बदरपुर से दिल्ली एंटर कर रही है, वो सुबह की घटना है। सुबह 8:04 पर ये बदरपुर बॉर्डर से कार दिल्ली एंटर करती है, दिल्ली के कई चक्कर लगाती है, उसके बाद फिर कहीं जाकर लाल किले के पास की पार्किंग में पहुंचती है। इस वक्त मेरे सहयोगी मंसूर मीर भी जुड़े हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। मंसूर, जो शख्स बताया जा रहा है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही बताया जा रहा है। आप उमर के परिवार वालों तक पहुंच पाए, आपने वहां से क्या जानकारी ली, आप क्या घटना समझ पाए हैं, किस तरीके का ये व्यक्ति था, किस तरीके से परिवार के साथ इसका इक्वेशन था और ये रेडिकलाइज कैसे हुआ, क्या जानकारी आपको मिल पाई है उमर के बारे में? मंसूर, देखिए मीनाक्षी, हम इस वक्त उमर के घर में मौजूद है। उनकी भाभी से हमने बात की है। हालांकि उमर के 2 भाई और उनकी मदर को जो है पुलिस ने कल रात डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उमर की जो मदर है उसका DNA किया जा रहा है ताकि ये साफ हो सके कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है क्या वाकई में मोहम्मद उमर उस गाड़ी को चला रहा था जो डॉक्टर उमर है के नाम से जाना जाता है कश्मीर में। ये कई सवाल है जिनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर की जा रही है, लेकिन जो परिवार वालों से हमारी
बातचीत हुई है उसके मुताबिक डॉक्टर उमर जो है वो बहुत कम कश्मीर आया करते थे और 2 महीने पहले वो कश्मीर आए थे, 2 दिन यहाँ पे रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले जो है उन्होंने अपने परिवार को आखिरी कॉल की थी जब कश्मीर में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद परिवार वालों ने उनके साथ संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि सहारनपुर और फरीदाबाद में हालात ठीक नहीं है, डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है, आप वापस आ जाइए। तो उन्होंने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जो है कश्मीर आऊँगा और ये भी कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आप मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। यानी कि पहले से इस तरह के इंडिकेशंस जो है उमर ने दिए थे कि ज़्यादा कॉल मुझे ना करे। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि उमर पहले से ही ये सारी चीज़ें जानता था, उनको ये पता था कि 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद शायद अब मेरी गिरफ्तारी होगी, इसलिए उन्होंने कल जो है इस तरह का हमले को जो है अंजाम दिया है। और जो जानकारी सबसे बड़ी सामने सूत्रों के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक 1 महीने पहले उमर ने ये गाड़ी जो है आमिर के नाम से खरीदी थी। हालांकि पेमेंट जो इस गाड़ी की थी वो खुद डॉक्टर उमर ने की थी और जो सिम कार्ड जो उमर और दूसरे व्यक्ति पुलवामा से गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस रात को, उनका सिम जो है तारिक का जो नाम सामने आया था बिल्कुल बिल्कुल मंसूर, मैं आपको यहीं बीच में रोक रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा अब 11 से बढ़कर 12 पर आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गंभीर रूप से घायल एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हमारे सहयोगी अभय इस पर और जानकारी दे रहे हैं। LNJP अस्पताल में जिन घायलों का इलाज किया जा रहा था उनमें से एक शख्स की हालत बहुत गंभीर थी, उनकी भी मृत्यु हो गई है। अभय, आपके पास क्या डिटेल? देखिए बिल्कुल मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 11 डेथ जो हैं इसमें आधिकारिक तौर पर कल हो चुकी थी। 8 जो डेड बॉडीज थी वो LNJP अस्पताल में और कश्मीरी गेट पर एक जो सरकारी ट्रॉमा सेंटर है वहां पर भी कुछ मृतकों की बॉडीज जो है वो पहुंची थी। फिलहाल जो सूत्र हैं उनके मुताबिक अब जो डेथ टोल है वो 12 हो गया है, 12 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि कल जो कुछ घायल लोग थे उसमें से कुछ काफी सीरियस थे, अभी भी कुछ घायलों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। तो फिलहाल मौत का आंकड़ा इस पूरे I-20 ब्लास्ट के अंदर 12 तक पहुंच गया है। मीनाक्षी जी, कुछ रिसेंट अपडेट्स इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक बार फिर हम इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचा दें। पहले ही खबर तो ये कि जो डेथ टोल है यानी कि मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। 12 लोगों की मृत्यु इस दिल्ली बम धमाके में हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है, 3:18 पर यह I-20 कार जब पार्किंग एरिया में पहुंची है उससे पहले यानी कि सुबह 8:04 पर यह बदरपुर से दिल्ली में एंटर हुई थी। टोल बूथ से होते हुए दिल्ली में एंटर होते हुए इस गाड़ी की तस्वीर सामने आई है। 8:20 पर यानी कि कल 10 तारीख की सुबह 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर भी देखी गई है। दोपहर 3:19 पर लाल किला के पास स्थित पार्किंग एरिया में यह कार दाखिल होती है। शाम लगभग 6 बजे के आसपास कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर की तरफ निकलती हुई देखी गई है। इसके अलावा इस कार को दरियागंज, कश्मीरी गेट, सुनहरी मस्जिद के आसपास भी देखा गया है। यानी कि ये कार लगातार मूव कर रही थी। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले की ये कोई प्रिपरेशन थी या फिर ये एक डर था, दहशत में ये हमला हुआ है या फिर किसी फोन कॉल का इंतजार हो रहा था, किसी इंडिकेशन का इंतजार हो रहा था, उसके बाद इस धमाके को अंजाम देना था। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच एक तस्वीर जो है मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करनी चाहूंगी। मैं उस खबर पर जाऊं उससे पहले एक तस्वीर आप देखिए जो I-20 कार का, मैं अपने सहयोगियों से ये निवेदन करूंगी जरा PCR इस तस्वीर को हमारे दर्शकों के सामने रखे। इस I-20 की इमेज को जब आप देखेंगे तो इस गाड़ी का जो आगे का इंजन का हिस्सा है उसका बोनट खुला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक शंका ये जाहिर की जा रही थी कि इसकी डिक्की में एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, लेकिन ये जो कार का इंजन है, इंजन के ऊपर का बोनट है, ये एक तरफ से उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि इस एक्सप्लोजिव को पैक करके इंजन में कहीं पर इसे छिपाया गया हो और फिर इस हमले को अंजाम दिया गया हो? एक शंका ये भी पैदा होती है। कुमार अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार, ये एक शंका भी पैदा होती है कि क्या कुमार क्या आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल 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 जी,
अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, ये कार की बोनट की जो आप तस्वीर देखेंगे ये एक तरफ से उठी हुई नजर आ रही है, तो क्या एक संभावना ये भी है कि एक्सप्लोजिव को इंजन में ही छिपा कर रखा गया हो? क्या ऐसा हो सकता है? मीनाक्षी, बिल्कुल। असल में फिलहाल जिस तरह की स्थिति इस गाड़ी की है, गाड़ी के परखच्चे उड़े, गाड़ी में पीछे ब्लास्ट हुआ, लेकिन गाड़ी की स्थिति अगर आप देखेंगे तो एक पुराने मॉडल की ये सेकंड हैंड गाड़ी है जो कि कई बार अलग अलग लोगों के नाम ट्रांसफर हुई है जो एक दूसरे को जानते थे। इस गाड़ी का इस्तेमाल करना था दिल्ली के अंदर ब्लास्ट करने के लिए, तो बिल्कुल इस बात की आशंका है कि न केवल डिग्गी में बल्कि जब पार्किंग के अंदर इस गाड़ी को तकरीबन 3 घंटे रखा गया, उस दौरान इसका आगे का बोनट अगर हम देखेंगे तो हेडलाइट से बोनट उठा हुआ है और ये इसी तरीके से उठे हुए बोनट में ये गाड़ी जो है इस पार्किंग एरिया से बाहर निकल रही है। तो इस बात की आशंका बिल्कुल है कि जो अमोनियम नाइट्रेट या फिर जो भी इस्तेमाल इस पूरे ब्लास्ट के अंदर किया गया होगा उसको छिपाने के लिए, क्योंकि गाड़ी को ट्रेवल करके लाल किले के पास मंदी गति के अंदर ब्लास्ट करने का प्लान था, तो क्या आगे भी इस तरीके का केमिकल छिपाने की कोशिश की गई थी? इस एंगल को भी फिलहाल पुलिस किसी भी पॉसिबिलिटी से अभी इनकार नहीं कर रही है। अभी जांच की जा रही है कि गाड़ी के अंदर कहां-कहां पर कौन सा विस्फोटक छिपाने की कोशिश की गई थी। मीनाक्षी।